शुरुआत करने जा रहा हूं आज की एक बहुत अच्छी खबर के साथ। आज 20 तारीख है, कुछ दिन बाद दिवाली है, तो दिवाली से पहले शानदार गिफ्ट और तोहफा वो आपको दिखाने जा रहा हूं कि दिवाली में गिफ्ट के तौर पर कार ही कार मिली है। जी हां, कार ही कार। ये आप देख रहे हैं, ये दिवाली गिफ्ट है। एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट कार बांट दी है। ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा ये तस्वीर को। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए इससे अच्छी खबर हो नहीं सकती, लेकिन देखकर आप इत्मीनान और सुकून कर सकते हैं कि दिवाली में कंपनी ने कार तोहफे में दी है अपने कर्मचारियों को। कार ही कार बांटी है। ये जो आप कार देख रहे हैं चमचमाती हुई लाल नीली सफेद, ये गाड़ियां कर्मचारियों को कंपनी ने बांटी है तोहफे में, और ये तोहफा दिवाली गिफ्ट है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बम्पर गिफ्ट कंपनी ने बांटा है दिवाली पर। इससे अच्छा गिफ्ट कर्मचारियों के लिए हो नहीं सकता। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, कंपनी बाकायदा गाड़ी की चाबी कंपनी ने कर्मचारियों को बुलाकर बांटा है। जश्न मना रहे थे कर्मचारी, ताली बजा रहे थे। सोचा नहीं था कि दिवाली पर 4 पहिया घर आ जाएगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, सिर्फ कार नहीं, कर्मचारियों को बाइक और स्कूटी भी बांटी है। कुछ कर्मचारियों को ये बाइक्स मिली है, ये स्कूटी मिली है, और कुछ कर्मचारी भावुक हो गए जब उन्हें ये स्कूटी और गाड़ी दी गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, महिला अपने भावुक हो गई, आंसू रोक नहीं पाई। ये आप देख रहे हैं कि कंपनी ने इतना बड़ा तोहफा दिया है, कार, स्कूटी और बाइक तोहफे में दी गई है। लेकिन ये पहली तस्वीर नहीं, आपको याद होगा 600 कार देने वाली कंपनी भी गिफ्ट में थी। अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं, 600 कार दिवाली पर गिफ्ट की थी कंपनी ने अपने कर्मचारियों को। सोचिए जरा, कौन सी कंपनी, कितनी बड़ी कंपनी है तो आपको बताऊंगा, लेकिन ये 3 साल पहले दिवाली में कंपनी ने 600 कारें गिफ्ट की थी कर्मचारियों को। तो ये कंपनियां भी हैं जिनका इतना बड़ा दिल है। ये आपको बताने जा रहा हूं कौन सी कंपनी है जो कारें बांट रही है दिवाली गिफ्ट के तौर पर अपने एम्प्लॉइज को, अपने साथ काम करने वालों को। ये देख रहे हैं, कार का जो तोहफा आपको नजर आ रहा है, कार पूरी तरह से गिफ्ट पैक में तैयार करके रखी गई है। दिवाली पर एक कंपनी ने ये बम्पर गिफ्ट बांट दिए हैं। ज्वेलरी कारोबारी ने धमाकेदार तोहफे दिए हैं कर्मचारियों को। 10 कर्मचारियों को कार की चाबी दी है। 20 स्टाफ को दिवाली गिफ्ट में बाइक्स दे दी हैं। महिला कर्मचारियों को स्कूटी बांट दी है कंपनी ने, और कुछ कर्मचारियों के खुशी में आंसू निकल आए, वो भी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। ज्वेलरी कारोबारी का नाम जयंती लाल है, जिन्होंने कार तोहफे में दी है। जयंती लाल ने कहा, मेरे कर्मचारी जो है ये परिवार की तरह है, परिवार का हिस्सा है। स्टाफ ने हर उतार चढ़ाव में उनका समर्थन किया है, इसलिए तोहफे में ये गाड़ियां दी है। पहले गुजरात के गिफ्ट कारोबारी ने बम्पर गिफ्ट दिए थे, आपको याद होगा। हीरा कारोबारी ने गिफ्ट में कार दिए थे, फ्लैट्स दिए थे। 2014 में दिवाली बोनस में 491 कारें बांट दी थी कर्मचारियों को कंपनी ने। 491 कार कर्मचारियों को गिफ्ट में, 207 फ्लैट तोहफे में दे दिए थे। 2016 में 400 फ्लैट बांट दिए थे कर्मचारियों को, और 1260 कारें गिफ्ट कर दी थी कंपनी ने। 2018 में 3 कर्मचारियों को मर्सिडीज बेंज दी गई थी। चेन्नई की आईटी कंपनी ने भी गिफ्ट में महंगी कारें दी हैं, और किस फ्लो कंपनी ने 5 कर्मचारियों को BMW भी दी थी। इन सभी कारों की कीमत करीब 80 लाख रुपए थी, और कंपनी ने कर्मचारियों को गिफ्ट 2018 में दिए थे। तो हर साल ऐसी कंपनियां दिवाली के मौके पर सामने आती हैं जो बड़ा दिल दिखाती हैं, और बड़ा दिल दिखाकर कर्मचारियों को बड़े तोहफे देती हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं, उसकी बात मैं करने जा रहा हूं। दिवाली पर नरेंद्र मोदी का जॉब धमाका। दिवाली पर जो धमाका होने वाला है, इस बार नौकरी का धमाका। प्रधानमंत्री मोदी हजारों नौकरियां देने वाले इस दिवाली में। इससे बड़ा तोहफा कोई नहीं हो सकता, यह बड़ी बात है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, ये जो दिवाली गिफ्ट किसके लिए, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, युवाओं के लिए रोजगार का जो तोहफा है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स है कि दिवाली गिफ्ट में क्या मिलने वाला है, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, मिशन रोजगार पर नरेंद्र मोदी सरकार है। इस दिवाली नौकरियां मिलने वाली हैं, हजारों नौकरियां मिलने वाली हैं। जी हां, 23 अक्टूबर को रोजगार मेला लॉन्च होने वाला है।
और दिवाली से पहले धनतेरस पर रोजगार मेला लगने वाला है। धनतेरस पर युवाओं को यह सबसे बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। इससे बेहतर गिफ्ट नहीं हो सकता। एक दो नहीं, देखिए जरा कितनी नौकरियां मिलने वाली है। देश भर के 75,000 युवाओं को प्रधानमंत्री नौकरी देंगे। 75,000 नौकरियां मिलने वाली हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे जाएंगे। केंद्र के 38 विभागों में युवाओं को नौकरी मिलेगी। यानी केंद्र सरकार के जो 38 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें ये 75,000 नौकरियां मिलने वाली हैं। गृह, श्रम, रेल, डाक विभाग में भी नौकरियां मिलेंगी। रक्षा विभाग, सीबीआई में, सीआईएसएफ में और कस्टम में भी नियुक्तियां होंगी। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर भी नियुक्ति होने वाली है। मोदी के रोजगार मेले में मंत्री और सांसद भी जुड़ेंगे। देश के कोने कोने से मंत्री और सांसद साथ मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 लाख नौकरी देने का ऐलान किया है। पहली खेप 75,000 की मिलने जा रही है। 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया गया और इसी साल जून में पीएम ने खुद ऐलान किया था। सोचिए, जून में किया था और अब अक्टूबर में नौकरियां मिल रही हैं। ऐलान के बाद मिशन मोड में सरकार काम कर रही है पूरी तरह से। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय ने खुद इस बात का ऐलान किया। पीएमओ ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने खुद ट्वीट करके बताया है कि क्या तैयारी है। देखिए जरा, पीएमओ का ये ट्वीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों एवं विभागों में मानव संसाधन की बेहद बारीकी से समीक्षा की है और समीक्षा के बाद उन्होंने अगले 1.5 साल इस पर मिशन मोड में काम करने का फैसला किया है और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का फैसला किया गया है। 10 लाख लोगों को 2023 तक रोजगार देना है। 75,000 की ये पहली खेप है। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, जिस दिन रोजगार नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उस दिन कौन कौन से नेता कहां कहां मौजूद होंगे। ये सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि गुजरात में होंगे मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य मंत्री मौजूद होंगे। राजस्थान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव होंगे। ओडिशा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद होंगे। अगले 3 नेता जो हैं, महाराष्ट्र में पीयूष गोयल मौजूद होंगे। इसके अलावा तमिलनाडु में पीयूष गोयल जो कि वाणिज्य मंत्री हैं। तमिलनाडु में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होंगी और चंडीगढ़ में सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में महेंद्र पांडे जी जो कि भारी उद्योग मंत्री हैं। बिहार में गिरिराज सिंह मौजूद होंगे, पशुपालन मंत्री हैं और झारखंड में जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा होंगे। सारे नेता मंत्री मौजूद होंगे जब ये जॉब का गिफ्ट दिया जा रहा होगा। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा दिवाली कैलेंडर सामने आ गया है। इस दिवाली कैलेंडर में कहां पीएम रहने वाले, सबसे पहले आपको बताऊं, प्रधानमंत्री मोदी कल केदारनाथ जा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उसके बाद बद्रीनाथ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल ही जाना है बद्रीनाथ में। अगली तस्वीर दिखाई जरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के बद्रीनाथ पहुंचे हैं। हालात का कार्य जो काम हुआ है, तैयारियों का जायजा लिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। बद्रीनाथ पहुंचकर कल पीएम मोदी पहुंचेंगे। अगली तस्वीर दिखाइए प्रधानमंत्री। उसके बाद अयोध्या जाने का भी कार्यक्रम, कब जाएंगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या में जो तैयारियां हुई हैं प्रधानमंत्री के आने से पहले, उनका जायजा ले रहे हैं। लगातार योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो अगली तस्वीर दिखाइए। और दिवाली के दिन प्रधानमंत्री फिर एक बार जवानों के साथ होंगे, यानी पीएम की दिवाली फिर जवानों वाली होगी। जरा रिपोर्ट देखिए। शिव भक्त मोदी कल केदारनाथ में होंगे। दीपावली का मौका हो, देवभूमि उत्तराखंड की धरती हो और प्रकृति इस तरह मेहरबान हो, ऐसा नजारा बार बार देखने को नहीं मिलता। ये तस्वीरें केदारनाथ की हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और उनके इस दौरे से पहले केदारनाथ में खूबसूरत बर्फबारी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा केदार ने भगवान इंद्र से गुजारिश कर अपने परम भक्त के स्वागत का इंतजाम किया हो। नमो य भूत भूतनाथ नंदी स्वारिष्वी करे, बहस्त गंग शिर परे जटा उतंग फर फरे, हिमालये उमा सहित शोभितम निरंतरम, उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकरम। और ऐसे भगवान
केदार के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के लिए केदार धाम पहुंचने वाले हैं। इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच रोपवे सेवा का शिलान्यास भी करेंगे, जो बाबा की भक्ति के प्रति मोदी की शक्ति की अनूठी मिसाल है। रियली यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये जो कार्य किया है ये बहुत ही सराहनीय है। इसकी हम पूरी प्रशंसा करते हैं। और दिस प्लेस इज लाइक हेवन, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। बहुत अच्छा है। रोपवे का जो विचार है हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो बहुत ही अच्छा है। केवल केदारनाथ ही नहीं, विष्णु के एक अवतार के रूप में स्थापित बाबा बद्रीनाथ में भी ऐसा ही दृश्य है। खूब बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी के बीच लोग प्रधानमंत्री मोदी के इंतजार में पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। दिवाली के मौके पर अगले 4 दिन प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ, बद्रीनाथ और अयोध्या में होंगे। जवानों के बीच दिवाली भी मनाएंगे। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले 4 दिन का कार्यक्रम, पूरा दिवाली कैलेंडर। प्रधानमंत्री पूरे दिवाली के मौके पर अलग अलग जगहों पर मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, पीएम मोदी सबसे पहले कल पहुंचने वाले हैं केदारनाथ। ये आप देख रहे हैं 21 अक्टूबर बाबा केदार के दरबार जाएंगे पीएम मोदी। म्यूजिक प्लीज फ्लोर का कम कीजिए। मोदी केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे, वहां के विकास कार्यों का जायजा लेंगे और 3,500 करोड़ की योजना प्रधानमंत्री जिसका शिलान्यास लोकार्पण करेंगे, नींव रखेंगे। और इनमें हेमकुंड रोपवे सेवा सबसे अहम है। आदि शंकराचार्य की समाधि पर भी जाएंगे पीएम मोदी। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी बद्रीनाथ जाएंगे। बद्रीनाथ कल ही जाना है पीएम को, परसों जाना है। बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे पीएम मोदी। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। बद्रीनाथ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। उसके बाद देखिए 23 अक्टूबर को यानी दीपावली से एक दिन पहले छोटी दिवाली पर अयोध्या में होंगे पीएम। श्री राम के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। श्री राम के राज्याभिषेक में भी शामिल होंगे और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। सरयू घाट पर महाआरती में शामिल होंगे। राम की पैड़ी पर दीपोत्सव में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे, जहां 15 लाख दीप जलाने का रिकॉर्ड बनेगा। ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी भी पीएम देखेंगे। और उसके बाद देखिए दिवाली के रोज कहां है। 24 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। इस बार भी सरहद पर ही दिवाली होगी पीएम मोदी की। 8 साल से जवानों संग मना रहे दिवाली और इस बार भी लोगों के साथ, जवानों के साथ होंगे। आइए अब आपको अयोध्या लिए चलते हैं। अयोध्या में क्या तैयारियां की गई पीएम के पहुंचने से पहले, ये देख रहे हैं पूरा अयोध्या रोशनी से जगमग है। भव्य तस्वीरें मैं आपको सरयू तट की दिखा रहा हूं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीरें एम्बियंस के साथ दिखाइए जरा। ये अयोध्या की तस्वीर आप देख रहे हैं, एम्बियंस बढ़ाइए। ये आप देख तो दुल्हन की तरह पूरे अयोध्या को सजा दिया गया है रोशनी से। अब जरा सुनिए प्रधानमंत्री मोदी 5 नवंबर 2021 भी केदारनाथ पे थे। तब उन्होंने, प्रधानमंत्री खुद शिव भक्त हैं, तब उन्होंने क्या कहा था, सुनिए जरा। हमारा देश तो इतना विशाल है, इतनी महान ऋषि परंपरा है, एक से बढ़कर एक तपस्वी आज भी भारत के हर कोने में आध्यात्मिक चेतना को जगाते रहते हैं। ऐसे अनेक संतगण आज देश के हर कोने में और यहां भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी संस्कृति के, हमारी इस विरासत को, आस्था के केंद्रों को इसी गौरव भाव से देखा जा रहा है जैसा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने गौरव और गर्व की अनुभूति कराई है लोगों को। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है
महाराष्ट्र से खबर है, उद्धव ठाकरे से जुड़ी खबर है कि उनके लिए बुरे दिन आने वाले हैं और बहुत बुरे दिन। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब आय से अधिक संपत्ति में उद्धव ठाकरे फंस सकते हैं कि कहां से इतना पैसा बनाया है, कहां से आई ये दौलत, कहां से कमाई हो रही है, आय का जरिया क्या है, आखिर उद्धव ठाकरे कौन सी नौकरी करते हैं, आदित्य ठाकरे कौन सी नौकरी करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अब इस जाल में फंस सकते हैं क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट में, ये आप देख रहे हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई है कि इनकी संपत्ति की जांच की जाए, उद्धव की आय का जरिया क्या है। जरा रिपोर्ट देखिए पहले। मेरी कोर्ट से इतनी इल्तिजा है कि जो मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो। उद्धव ठाकरे एंड फैमिली एक बार फिर मुश्किल में फंस सकती है। पहले कुर्सी, फिर पार्टी और चुनाव चिन्ह गंवाने के बाद अब बारी उद्धव की दौलत की है। अकूत पैसा और करोड़ों की संपत्ति उद्धव ने कैसे कमाई, इसकी जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग उठ रही है। उद्धव पर आय से अधिक संपत्ति मामले में याचिका दायर की गई है। याचिका में उद्धव के साथ ही उनकी पत्नी और दोनों बेटों की संपत्ति की भी जांच की मांग की गई है। हो सकता है जल्द ही ईडी या सीबीआई के शिकंजे में उद्धव ठाकरे हो। वैसे पहले भी उद्धव परिवार की संपत्ति को लेकर सवाल उठ चुके हैं। 2 करोड़ 20 लाख में ये जमीन खरीदी गई, लेकिन ये 9-7-12 ऐसे क्या क्या व्यवहार हुए हैं और रायकर और ठाकरे कैसे संयुक्त आए। महाराष्ट्र की जनता इस व्यवहार के बारे में क्या है, अधिक स्पष्टता करना चाहिए। आइए अब आपको मिलवाने जा रहा हूं याचिकाकर्ता से, जो कह रही है उद्धव ने आखिर कहां से संपत्ति बनाई है। ये याचिकाकर्ता, इन्होंने हाईकोर्ट में बाकायदा याचिका लगाई है कि उद्धव की संपत्ति की जांच की जाए। याचिका कह रही है सीबीआई और ईडी से उद्धव ठाकरे की संपत्ति की जांच की जानी चाहिए। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं सीबीआई और ईडी नजर आ रही है। याचिका में कहा गया है सीबीआई और ईडी से जांच कराई जाए। कैमरे का बबल ठीक नहीं है। उद्धव के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है और उद्धव ठाकरे की संपत्ति की जांच की मांग की गई है। सीबीआई ईडी से संपत्ति की जांच की मांग की गई है। बबल ठीक कीजिए इसका। याचिका में उद्धव की पत्नी रश्मि का नाम शामिल है। दोनों बेटे आदित्य, तेजस का नाम भी इसमें शामिल है। न खाऊंगा न खाने दूंगा से याचिका प्रेरित है पूरी तरह से। गौरी और अभय भिड़े ने दायर की है ये याचिका। ठाकरे की कंपनी प्रबोधन प्रकाशन को लेकर सवाल किए गए इस याचिका में। ट्रस्ट प्रबोधन प्रकाशन की हिस्सेदारी बदल दी गई है कहा जा रहा है। इसके बाद कंपनी ठाकरे के स्वामित्व में आ गई। इतना ही नहीं, लॉकडाउन में कंपनी ने 42 करोड़ का कारोबार किया, लेकिन लॉकडाउन में 11.5 करोड़ रुपए का लाभ मिला है कंपनी को। काले धन को सफेद करने का मामला बताया गया है ये। उद्धव ने आय से के स्रोत का खुलासा नहीं किया कि कमाई कहां से होती है। पत्नी बेटों की आय के स्रोत का भी खुलासा नहीं किया गया है अब तक। विशेष सेवा, पेशे और व्यवसाय का खुलासा नहीं हुआ है। मुंबई रायगढ़ में उद्धव परिवार के नाम पर संपत्ति है। किरीट सोमैया के पास इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, यह भी याचिका में है। दोनों एजेंसियों के पास भी इसको लेकर लिंक होंगे। याचिकाकर्ता ने 11 जुलाई 2022 को इसकी शिकायत की थी। आइए अब आपको मैं सुनवाता हूं याचिकाकर्ता क्या कह रही, उन्हें सुनिए जरा। मैंने जुलाई के महीने में पुलिस में कंप्लेंट करी थी, जिसपे 2 महीने तक एक्शन नहीं हुआ। तो अगला कदम था मुझे कोर्ट में आना था। सो PIL फाइल हो गया किया और मेरी कोर्ट से इतनी इल्तिजा है कि जो मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो। रेस्ट द एजेंसीज एंड द गवर्नमेंट नोज द बेस्ट। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे उद्धव ठाकरे ने करोड़ों की संपत्ति उनके पास है। कितनी संपत्ति है ये आपको बताने जा रहा हूं, जिसकी जांच की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है सीबीआई और ईडी से उद्धव की संपत्ति की जांच कराई जाए। देखिए जरा उद्धव की दौलत अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। उद्धव ठाकरे के पास थोड़ा बहुत नहीं, 143 करोड़ 26 लाख की प्रॉपर्टी है और 52 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति है। साथ ही साथ 24 करोड़ से ज्यादा की चल संपत्ति है उद्धव ठाकरे के पास। 2 बंगलों के मालिक हैं उद्धव ठाकरे। पत्नी रश्मि
मुखपत्र सामना की संपादक हैं। रश्मि के पास 65 करोड़ की संपत्ति है, साथ ही साथ 28 करोड़ 92 लाख की अचल संपत्ति है। उद्धव परिवार के पास 36 करोड़ 16 लाख की चल संपत्ति है। उद्धव पर 15 करोड़ 50 लाख की देनदारी भी है। चुनावी हलफनामे में उद्धव ठाकरे ने यह जानकारी दी थी। हलफनामे के मुताबिक उद्धव के पास कार नहीं है। हलफनामे में दोनों बेटों की संपत्ति का जिक्र नहीं किया गया। दोनों बेटों को खुद पर निर्भर नहीं बताया है। और यह बात पहले किरीट सोमैया भी कह चुके हैं कि उद्धव की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। उनकी एक प्रॉपर्टी जो उन्होंने खरीदी थी उस पर भी सवाल उठाए थे। सुनिए जरा। मैं जो 7/12 दे रहा हूं उसमें स्पष्ट लिखा है अन्वय मधुकर नाइक, अक्षता अन्वय नाइक, आज्ञा अन्वय नाइक। उन्होंने रश्मि उद्धव ठाकरे और मनीषा रविंद्र वाइकर उनको जमीन दी है। लेकिन रश्मि उद्धव ठाकरे और मनीषा रविंद्र वाइकर का क्या संबंध? इन दोनों के ऐसे कितने आर्थिक व्यवहार है? महाराष्ट्र की जनता के मन में शंका आ रही है, इसकी जांच होनी चाहिए, ये हमारी मांग। और आइए खबरों में आगे बढ़ता हूं। उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बड़ी है क्योंकि कुर्सी तो चली गई, पार्टी भी चली गई, चिन्ह भी नहीं रहा और अब संपत्ति पर तलवार है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बाहुबली योगी योगी कह रहा है। अतीक को आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं योगी के मुरीद आखिर ये डॉन और बाहुबली क्यों हो गए, ये बड़ी बात है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं बाहुबली अतीक अहमद, जिसे गुजरात से लेकर आया गया उत्तर प्रदेश योगी की पुलिस लेकर आई है और उतरने के साथ ही योगी की तारीफ कर रहा है। देखिए जरा क्या कह रहा है और सोचिए, बड़ा ताज्जुब सभी को हो रहा है कि आखिर अतीक अहमद योगी की तारीफ में कसीदे क्यों पढ़ रहा है। आखिर योगी ने तो अतीक के ऊपर बुलडोजर भी चलाया, फिर भी तारीफ कर रहा है। देखिए जरा। डॉन अतीक सीएम का फैन हो गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बाबा ने अतीक पर सोचिए बुलडोजर चला दिया। अतीक कह रहा है उसके बाद भी योगी की तारीफ। योगी ने अतीक की संपत्ति कुर्क करवा दी, उसके बाद भी अतीक योगी को बता रहा है बहुत बहादुर है। योगी ने अतीक का साम्राज्य खत्म कर दिया, फिर भी अतीक कह रहा है बाहुबली योगी के आगे दंडवत है और योगी को सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री बता रहा है। योगी ने अतीक के बाहुबल को तबाह कर दिया और अतीक योगी को मेहनती मुख्यमंत्री बता रहा है। शायद ये पहली बार हो रहा होगा। देखिए और सुनिए जरा अतीक को। पहली बार हो रहा है कि एक बाहुबली योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है, यही योगी का डर है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। देखिए योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री है, ईमानदार है। देखिए योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री है, ईमानदार है। उत्तर प्रदेश का डॉन बोल रहा है योगी जी बहुत बहादुर हैं, योगी जी बहुत ईमानदार हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री है, ईमानदार है। कभी यूपी में जिसकी तूती बोलती थी, अपराध का दूसरा नाम बाहुबली अतीक अहमद योगी को सबसे मेहनती मुख्यमंत्री बता रहा है। देखिए योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री है, ईमानदार है। योगी ने अतीक पर बुलडोजर चलवाया, करोड़ों की संपत्ति कुर्क करवा दी, फिर भी अतीक के मन को योगी जी भा रहे हैं। यही है योगी का खौफ, यही है बाबा के बुलडोजर का डर कि अपराधी डॉन माफिया योगी योगी करने लगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि योगी की पुलिस अतीक को क्यों गुजरात के साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश लेकर आई। दरअसल अतीक पर बहुत से मामले चल रहे हैं, कोर्ट में लाकर खड़ा किया गया अतीक को। अतीक अब तक साबरमती जेल में बंद था और गुजरात से उत्तर प्रदेश लाई योगी की पुलिस। 2 साल बाद अतीक की उत्तर प्रदेश में वापसी हुई, 2 साल से गुजरात की जेल में था। लखनऊ के कोर्ट में अतीक की पेशी हुई, उसके बाद यह पेशी राजूपाल हत्याकांड को लेकर हुई। आपको बताऊं राजूपाल कौन थे और उनकी हत्या अतीक और अतीक के गुर्गों ने कैसे करवाई, यह आरोप है। 25 जनवरी 2005 को राजूपाल की हत्या की गई। छोटे मोटे आदमी नहीं थे, राजूपाल बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के विधायक थे। फिल्मी अंदाज में राजूपाल को मौत के घाट उतार दिया गया।
इलाहाबाद में राजूपाल काफिले के साथ जा रहे थे। इसी दौरान सामने से एक गाड़ी आई और उनकी गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। खड़ी करते ही 5 बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी राजूपाल के ऊपर। इतनी गोलियां चलाई कि राजूपाल बच नहीं सके। उसके बाद अस्पताल ले जाते वक्त राजू की मौत हो गई। सिर्फ 10 दिन पहले राजूपाल की शादी हुई थी। इस हत्या के पीछे सियासी वजह थी। अब ये सियासी वजह क्या थी आपको बताते। दरअसल अतीक अहमद जो थे वो सांसद बना तो उसकी एमएलए की जो सीट थी वो खाली हो गई। उसने अपने भाई को एमएलए के चुनाव के लिए खड़ा किया। इस सीट पर उपचुनाव जब हुआ विधायक की सीट पर, तो वहां से अतीक का भाई अशरफ चुनाव हार गया और राजूपाल चुनाव जीत गए। सीट से हारने वाला अतीक का भाई अशरफ था और यह वजह रही कि इस मामले में का आरोप अतीक और अतीक के भाई पर लगा। फिलहाल यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। राजूपाल हत्याकांड में आरोप तय हो चुके हैं। अतीक के साथ ही भाई अशरफ भी पेश हुआ था कोर्ट में। 3 नवंबर को दोबारा अतीक की पेशी इस मामले में होगी। आइए आपको सुनाते। सिर्फ अतीक अहमद तारीफ नहीं कर रहे हैं, अतीक के भाई भी योगी की तारीफ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके जो भाई अतीक कह रहे हैं योगी की तारीफ में वो सही कह रहे हैं। सुनिए। अशरफ भाई, आप बोलेंगे अतीक भाई कह रहे हैं कि बहुत ही ईमानदार और बहादुर मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। हाँ ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आप कुछ कहेंगे? यही कह रहे हैं, हम भी क्या कह रहे हैं? बताइए क्या कह रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? जी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं सांसद जी। योगी आदित्यनाथ जी बहादुर मुख्यमंत्री हैं। हाँ बिल्कुल है। आपके भाई कह रहे हैं योगी जी बहादुर है, ईमानदार है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। सोचिए जरा, योगी की तारीफ कर रहे हैं अतीक भी, अतीक के भाई भी। योगी ने देखिए कैसे अतीक की संपत्ति कुर्क करवा दी। करोड़ों की संपत्ति, अतीक अहमद की संपत्ति कुर्क करके वहां जिला प्रशासन ने अपना बोर्ड लगा दिया कि यह संपत्ति अतीक की कुर्क कर दी गई। अगली तस्वीर दिखाई जरा। अतीक की संपत्ति पर योगी का बुलडोजर चल गया। योगी ने बुलडोजर चलाकर अतीक की अवैध संपत्तियां गिरा दी। उसके बाद भी अतीक योगी के फैन है, योगी के मुरीद है। वो कह रहे हैं योगी तो बहादुर है। अतीक कह रहे हैं योगी मेहनती है, योगी से ज्यादा ईमानदार कोई और सीएम नहीं है। ये ऐसे ही नहीं हो गया। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि योगी का जो डर और खौफ है वो अपराधियों में इस कदर है कि इसलिए वो योगी कर रहे हैं। देखिए जरा, योगी ने अतीक पर एक्शन क्या लिया। कैमरा डाउन कीजिए जिप। तो योगी लगातार चाबुक चला रहे हैं। अतीक पर करीब 97 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं अब तक। 2 अरब की संपत्ति जब्त हुई है और गैंगस्टर एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई हो रही है। अवैध धंधों पर 10 अरब की चोट पहुंचाई है। 16 ठेकों और फार्मों पर शिकंजा कसा है। अतीक की अवैध इमारतें जमींदोज कर दी योगी ने। सरकारी जमीनों से भी कब्जा छुड़वा दिया गया। अतीक की कब्जाई जमीन पर गरीबों के घर बने, कब्जा छुड़वाया योगी ने। 75 फ्लैट बनवा दिए उसके ऊपर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बांट दिए योगी आदित्यनाथ ने। 30 से ज्यादा संपत्ति की जांच की जा रही है अभी और अतीक के गुर्गे लगातार जेल भेजे जा रहे हैं। गैंग के 60 सदस्यों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। अतीक के दोनों बेटे योगी की जेल में बंद हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग बिल्कुल मंत्रमुग्ध हैं जब वो डॉन और बाहुबली में डर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये डॉन और बाहुबली भी योगी कर रहे हैं। तो यूपी के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए सर। अतीक अहमद कोई बहुत अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। हम इसको प्रशंसा नहीं माना कि योगी जी की प्रशंसा कर रहे हैं। ये अपराधियों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का भय है। उनको पता है कि यदि हमने ये भाषा यहाँ नहीं बोली तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको उनकी प्रशंसा मत मानिए। योगी जी का काम और उनका सुशासन है उसको मानिए। ये अतीक अहमद के वो शब्द हैं। तो अतीक अहमद ने भी बोल दिया कि आदित्य योगी जी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब कुछ बोलने के लिए बचता नहीं है। अब विपक्ष के पास भी आज की तारीख में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि कह सके कि योगी जी किसी का काम नहीं कर रहे। जब गुंडे भी कह लीजिए मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं तो और क्या बोला जा सकता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्य ही इतने प्रभावशाली हैं कि उनके चाहे अच्छी नीतियां हर कोई चाहे भय से उनकी प्रशंसा करे चाहे जिससे करे। जितने भी दुष्ट टाइप के प्रवृत्ति के लोग हैं उनके दिल में इस बात का भय है कि कहीं ना कहीं अगर वह कुछ बुराई
करते हैं तो उसकी उनको सजा मिलेगी। बड़े बड़े अपराधी हो, माफिया हो, जो उनको भी समझ में आने लगा है कि नहीं सरकार ठीक कर रही है, क्योंकि अपराध की दुनिया बहुत लंबे समय तक नहीं होती है। प्रदेश में जो विकास हो रहा है, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था चल रही है, मुझको लगता है कि बड़े बड़े अपराधी हो चाहे माफिया हो, जितने भी लोग हैं वो सब योगी जी के साथ चलने के लिए मजबूर होंगे। अब जब माफियाओं पे जब हमारे योगी जी ने शिकंजा कसा और शिकंजा कसने के बाद जब हमारे पूरे एक देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जब एक माहौल बना कि इस देश में अभी भी न्याय जिंदा है, माफिया लोग थे उन लोगों को भी इस बार लगने लगा है कि अब योगी राज के अलावा और कोई यहाँ पर चारा नहीं बचा है। भाई खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताएंगे कि कैसे जिनपिंग की गोद में हाफिज सईद का बेटा और जिनपिंग की गोद में कैसे वो आगे मैं आप आगे बताऊंगा, ये बोल रहा हूं मैं। अभी इस वक्त मैं आपको बताने जा रहा हूं भारतीयों को कैसे भारतीयों को ब्रिटेन की कमान दी जाएगी, दी जा सकती है, इसकी संभावना बन रही है। ये आप देख रहे हैं ऋषि सुनक को मैंने आपको दिखाया। ये है ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अच्छी खबर यह कि भारतीय एक बन सकता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ये बड़ी खबर। अगली तस्वीर दिखाई तरह, ये है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक ये भारतीय मूल के हैं और ब्रिटेन के पीएम बनेंगे तो इससे ज्यादा गर्व की बात किसी भारतीय के लिए नहीं हो सकती है कि एक भारतवासी ब्रिटेन का भी प्रधानमंत्री बन गया। आइए अब आपको बताते हैं कितने चांसेस हैं ऋषि के प्रधानमंत्री बनने के और आखिर ये संभावना कैसे बनी। पिछली बार भी वो रेस में चल रहे थे लेकिन उनके लिए मुमकिन नहीं हो सका, लेकिन इस बार संभावना बन रही है। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं लिज ट्रस और ये है ऋषि सुनक। भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन सकते हैं और ऋषि ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के दरअसल सदस्य हैं। इन्फोसिस के संस्थापक जो है नारायण मूर्ति उनके दामाद हैं। ऋषि 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में जन्म हुआ उनका। 2015 में रिचमंड से चुनाव लड़कर जीते थे। 13 फरवरी 2020 को इंग्लैंड के वित्त मंत्री बने। लिज ट्रस से प्रधानमंत्री का चुनाव हार गए थे वो। लिज के इस्तीफे के बाद पीएम पद के बड़े दावेदार अगर कोई है तो वो ऋषि हैं। लिज ट्रस सिर्फ 45 दिनों तक प्रधानमंत्री रही और ब्रिटेन के इतिहास का सबसे छोटा कार्यकाल अगर किसी का रहा है तो वो लिज ट्रस का है। हफ्ते भर से दबाव का सामना कर रही थी लिज और चंद दिनों पहले वित्त मंत्री का इस्तीफा लिया उन्होंने। जनता से किए वादे नहीं करने पर इस्तीफा हुआ था और अगले हफ्ते तक उत्तराधिकारी का चुनाव होना है और पूरी संभावना है कि एक भारतीय के हाथों में कमान होगी। जरा सुनिए ब्रिटेन की पूर्व पीएम जिन्होंने इस्तीफा दिया लिज ट्रस क्या कह रही। I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent, and our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. We delivered on energy bills and on cutting national insurance. I recognise, though, given the situation, that I am resigning as leader of the Conservative Party. आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, बड़ी खबर है कि जिनपिंग की गोद में हाफिज का बेटा। हाफिज का बेटा, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। पहली तस्वीर दिखाइए कि आखिर जिनपिंग को इतना प्यार क्यों है कि पाकिस्तान का आतंकी भी मिल जाए तो जिनपिंग उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, चाहे वो हाफिज सईद की ही औलाद क्यों ना। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये हाफिज सईद आप देख रहे हैं, ये है हाफिज सईद का बेटा। अब हाफिज सईद के साथ पहले जिनपिंग खड़े थे, अब हाफिज सईद के बेटे के साथ आकर खड़े हो गए। जरा पहले रिपोर्ट देखिए आप। चीनी चाचा जिनपिंग को अब आतंकी भतीजे हाफिज तलहा की फिक्र सता रही है। आतंकी हाफिज तलहा जिनपिंग के बड़े भाई हाफिज सईद का बेटा है। आतंकी भतीजे को बचाने के लिए जिनपिंग भारत और अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए। यही चीन पहले हाफिज सईद को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रस्ताव का विरोध कर चुका है। पिछले 5 महीने में ही चीन ने 5 खूंखार आतंकियों को बचा लिया है। और आइए
अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिनपिंग को आखिर कैसे दर्द हो रहा है, कैसे जिनपिंग परेशान है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र में क्या हुआ। हाफिज सईद 26/11 हमले का मास्टरमाइंड, सैकड़ों जाने लिए इस आतंकी ने। हाफिज सईद का बेटा भी आतंकवादी है। हाफिज के बेटे का नाम है तलहा सईद और 46 साल का है हाफिज सईद का ये बेटा, जो जिनपिंग का भतीजा है। भारत में आतंकी हमले की साजिश रची इसने। अफगान में भारतीयों पर हमला कर चुका है ये हाफिज सईद का बेटा, उसके कुकर में। लश्कर तैयबा में युवाओं की भर्ती करता है ये और पाकिस्तान के आतंकी कैंप में ट्रेनिंग देता है। कश्मीर में जिहाद फैलाने के लिए उकसाता है लोगों को और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत और अमेरिका ने प्रस्ताव एक साथ लाया था। भारत और अमेरिका प्रस्ताव लेकर आए थे हाफिज के बेटे के खिलाफ कि इसे आतंकी घोषित करो, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का यह प्रस्ताव था, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी। लेकिन चीन ने क्या किया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अड़ंगा डाल दिया। चीन ने अपने वीटो का इस्तेमाल किया। चीन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य है, उसके पास एक वीटो पावर है, वो अवरोध और ब्लॉक कर सकता है किसी भी चीज को, किसी भी प्रस्ताव को। आतंकी हाफिज सईद के बेटे को बचा लिया जिनपिंग ने, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचा लिया। अब सोचिए ये आतंकी से किस तरह का प्रेम है जिनपिंग का। भारत में अप्रैल में ही आतंकवादी घोषित हुआ था हाफिज सईद का बेटा। लेकिन यह बताता है कि कैसे दोगलापन है चीन का, कि जब खुद पर आती है। आपको याद होगा जब तालिबान अफगानिस्तान में आया तो चीन को यही डर लग रहा था कि ये तालिबानी आतंकी हमारे पास आकर परेशान ना करे, या उइगर मुसलमानों को आतंकी ना बना दे, इसलिए तालिबान से भी बात कर रहा था। तब आतंकवाद के खिलाफ बात कर रहा था और आज आतंकी के साथ खड़ा है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं तस्वीरें। ये आप देख रहे हैं साजिद मीर को। साजिद मीर भी आतंकी जिसे बचा चुका है चीन। अगली तस्वीर दिखाइए। अब्दुल रऊफ अजहर को आप देख रहे हैं। अब्दुल रऊफ अजहर से भी उतना ही प्रेम है। अगली तस्वीर दिखाइए। अब्दुल रहमान मक्की। ये सारे वो नेता हैं जिनके लिए अपने वीटो का इस्तेमाल चीन करता रहा है। आइए इन सब का जरा तारुफ कराते हैं, क्योंकि चीन के लिए ये सब बहुत लकी है। चीन का पूरा लगाव इन आतंकियों के साथ है। तो सबसे पहले शाहिद महमूद, 18 अक्टूबर को चीन ने वीटो लगा दिया पहले आतंकी पर। 2007 में लश्कर तैयबा से जुड़ा था शाहिद महमूद। साजिद मीर का करीबी है ये शाहिद महमूद, लश्कर तैयबा के लिए फंड जुटाता था। अगला नाम है साजिद मीर। तस्वीर आप देख रहे हैं एक तरफ, 40 साल इसकी उम्र बताई जाती है साजिद मीर की। सितंबर में चीन ने इसके खिलाफ भी इसके लिए वीटो का इस्तेमाल किया। 90 के दशक में लश्कर से जुड़ा था साजिद और 26/11 हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। आतंकियों को पाक से गाइड कर रहा था ये। डेनमार्क में भी हमला कर चुका है साजिद। भारत में मोस्ट वांटेड आतंकियों में शुमार है। अमेरिका ने 41 करोड़ का इनाम इसके ऊपर रखा है। अगला नाम है अब्दुल रऊफ अजहर, उम्र 48 साल है और अगस्त में चीन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस पर वीटो लेकर आया। जैश ए मोहम्मद का आतंकी है ये। 1999 में प्लेन हाईजैक की साजिश में ये शामिल था। अमेरिका 2010 में प्रतिबंध लगा चुका है इस पर। सोचिए कितना प्यार है जिनपिंग को आतंकियों से। अब्दुल रहमान मक्की, उम्र 74 साल और जून में चीन ने वीटो लगाया मक्की पर। हाफिज सईद का साला है। सोचिए हाफिज सईद के लिए वीटो, साले के लिए वीटो, बेटे के लिए भी वीटो। तो जिनपिंग का हाफिज सईद से क्या कनेक्शन है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। कश्मीर में आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। भारत ने यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया हुआ है अब्दुल रहमान मक्की को। आइए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, कर्नल दिनेश नैन। उनसे सीधा सवाल है। दिनेश नैन साहब, मेरा सवाल आपसे, जरा दर्शकों को बताइए कि चीन बार बार आतंकियों के लिए अपने वीटो का इस्तेमाल कर रहा है। हाफिज सईद खुद हो, उनका साला हो, उनका बेटा हो, ये हाफिज सईद से कुछ ज्यादा रिश्तेदारी है चीन की। देखिए, पाकिस्तान को एफएटीएफ में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के चंद चुने हुए ग्लोबल लेवल के टेररिस्ट को भी चीन बार बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वीटो पावर इस्तेमाल करके बचा लेता है। और उसके पीछे चीन का एक ही मकसद है। सब जानते हैं कि वीगर मुसलमानों के ऊपर शिनजियांग प्रोविंस, जो कि चीन के उत्तर पश्चिम इलाके में पड़ता है, और वहां पर जो मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे, आज उनके ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार किए जा रहे हैं चीन के द्वारा, ना सिर्फ
उनको एक रिहेबिलिटेशन कैंप्स के नाम पे टॉर्चर सेल्स में डाला जा रहा है नाजियों की तरह से, बल्कि उनके दाढ़ियां काट दी जाती हैं, बुर्के पहनने पे मना है। कुरान को उन्होंने चीन की भाषा में अपने हिसाब से लिख करके पढ़ाना शुरू कर दिया है, और जो चीन की हान कम्युनिटी है उसको धीरे धीरे उस इलाके के अंदर बसाना शुरू कर दिया, ताकि वहां पे जो डायस्पोरा है पूरा का पूरा वो बदल ही जाए। पाकिस्तान की आर्मी को मोटिवेट करने के चक्कर में, पाकिस्तान को उकसा के रख के और उनके गुड बुक्स में रहने के लिए चीन बार बार इनके आतंकियों को अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बचा लेता है। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कैसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाता है किसी को। वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है, ये कैसे घोषित किया जाता है, और अगर घोषित कर दिया जाए तो उसके बाद फिर होता क्या है, ग्लोबल टेररिस्ट का मायने क्या है। ग्लोबल टेररिस्ट यूनाइटेड नेशंस घोषित करता है, संयुक्त राष्ट्र यूएन का मतलब संयुक्त राष्ट्र होता है, और सुरक्षा परिषद का कोई देश प्रस्ताव ला सकता है। यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो प्रस्ताव ला सकते हैं। प्रस्ताव पर वीटो का अधिकार सिर्फ स्थायी देशों पर होता है जो परमानेंट मेंबर्स हैं। प्रस्ताव तभी पास होगा जब स्थायी देश सहमति दे दे उसके लिए। संयुक्त राष्ट्र में 5 स्थायी देश हैं, 10 अस्थायी देश हैं। अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन ये स्थायी देश हैं। इनके पास ही वीटो पावर है, उसमें चीन भी शामिल है जो बार बार अपने वीटो का इस्तेमाल करके ब्लॉक कर देता है। ग्लोबल टेररिस्ट के लिए आपको बताऊं, इन देशों की सहमति जरूरी है। वैश्विक आतंकी बनने पर 3 तरह की कार्रवाई होती है। पहली कार्रवाई, वैश्विक आतंकी की पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, और जिस भी देश में संपत्ति होगी उसे जब्त कर लिया जाएगा। कोई भी फाइनेंशियल मदद नहीं मिल पाएगी उसके बाद। दूसरा एक्शन, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने पर यात्रा बैन कर दी जाएगी। ऐसे आतंकी किसी देश में नहीं जा सकते उसके बाद, और कोई देश भी अपनी सीमा में उन्हें घुसने नहीं देगा। जहां आतंकी है वहां भी उसकी यात्रा प्रतिबंधित हो जाएगी। तीसरा एक्शन जो होता है, सुनिश्चित किया जाता है कि आतंकी को कोई हथियार न मिले। सभी तरह के हथियार आपूर्ति पर रोक लगा दी जाए, और आतंकी के हथियार खरीद फरोख्त पर भी बैन लगा दिया जाए। इसमें छोटे से लेकर बड़े हथियार तक शामिल होते हैं। आइए, और बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है कि पाकिस्तान ने जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। खबर यह है कि पाक में मंत्री से आतंकी फिरौती मांग रहे हैं। जी हां, पाक के मंत्री से ही आतंकी फिरौती मांगने लगे। 80 लाख की फिरौती मांगी गई है। फिरौती ना देने पर हत्या की धमकी दी गई है। ये देखिए, आतंकी अपने काम में लग रहे हैं, लोगों को तो छोड़िए, अब मंत्रियों से भी फिरौती मांग रहे हैं। ये आप देख रहे हैं इमरान के बगल में जो शख्स बैठे हैं, इनका नाम है आतिफ खान। अगली तस्वीर दिखाइए। आतिफ खान से फिरौती मांगी है आतंकियों ने। तो सवाल यह है कि सांप पालेंगे तो वो सांप इसी तरह से डसेंगे, और यही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। देखिए जरा, अब मंत्रियों को भी नहीं बख्श रहे। आतिफ खान को फिरौती की धमकी मिली है। पीछे आप आतिफ खान को देख रहे हैं, शहबाज शरीफ के पीछे। खैबर पख्तूनख्वा में प्रौद्योगिकी मंत्री हैं ये, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की धमकी मिली है उनको। आतंकियों ने आतिफ खान को बाकायदा चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी टीटीपी के डिविजनल कमांडर ने भेजी है उन्हें, और 3 दिनों में फिरौती की रकम मांगी गई है। 80 लाख न देने पर मारने की धमकी दी गई है। मंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी दे दी है, और खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवाद बढ़ गया है पहले के मुकाबले। पिछले महीने में स्वात में आत्मघाती हमला हुआ था। धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई थी। आइए, पिछले हफ्ते स्कूल वैन पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। ड्राइवर की मौत हो गई थी और 2 बच्चे इसमें घायल हो गए थे। टीटीपी 1 मंत्री को भी अगवा कर चुकी है। गिलगिट और बाल्टिस्तान के मंत्री को अगवा किया गया था। अब्दुल्ला बेग के बेटे के साथ इस्लामाबाद जा रहे थे, और आतंकियों ने बेटे के साथ उन्हें अगवा कर लिया था। मंत्री की रिहाई के बदले आतंकी छोड़ने पड़े थे। ये हो रहा है पाकिस्तान में, और दूर मत जाइए, उससे पहले आपको दिखाते हैं पाकिस्तान में खुलेआम फायरिंग हो रही है। आतंकी तो छोड़िए, आम लोग फायरिंग कर रहे हैं। देखिए जरा, पूरी स्क्रीन लीजिए जरा। कार से निकलकर खुलेआम फायरिंग हो रहा है। एम्बियंस बढ़ाइए।
तो ये पाकिस्तान की सड़कों पर खुलेआम गोलियां चल रही हैं। सोचिए कैसे रहते होंगे पाकिस्तान में लोग। अब जरा सुनिए पाकिस्तान के लोग बता रहे हैं वहां की हकीकत है क्या। सुनिए। बहुत बुरा फील होता है। कौन अपने आप को या बदमाश, गुंडा या टेररिस्ट कहलवाना चाहेगा। जो भी कहता है दुख होता है अंदर। हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको भी बाहर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी वो कहीं बाहर कदम रखते हैं या बाहर जाते हैं उनको एज ए टेररिस्ट की नजरों से देखा जाता है, क्योंकि उनकी नेशनैलिटी पाकिस्तान की होती है। खुद बताया है कि हम एक स्टेट हैं जो टेररिज्म में घिरी हुई है, हमारी मदद की जाए। हमने आलमी फोरम्स पे, इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके चीख के गले फाड़ के कहा है कि हमारे यहाँ बड़ी दहशतगर्दी है, हमारी मदद की जाए। तो हमने अफगानिस्तान के अंदर ये किया, अमेरिका का साथ दिया सिर्फ डॉलर्स के बदले में, और फिर अपने आप को टेररिस्ट कंट्री बनवा लिया। वो जो कभी मुजाहिदीन थे वो बाद में टेररिस्ट बन गए। हम लोगों में से ठीक होना तो जरूरी है। जो हम लोगों की जड़ों को खोखला कर रहे हैं पाकिस्तान की, वो हम लोगों में से ही है। इन लोगों को बेसिकली लगाम देना जरूरी है, इन लोगों को ठीक करना जरूरी है, फिर जाके हमारा मुल्क आगे जाके करेगा। तो इन लोगों को ठीक, अपने अंदर के लोगों को ठीक करेंगे हम, तो फिर जाके हम आगे तरक्की करेंगे। वैसे जो हमारी जो कंट्री है इस टाइम वो वेंटिलेटर पे है। ठीक है, पाकिस्तान इस टाइम वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, ना वो उठ सकता है ना वो मर सकता है। ये हालत हुई है इस टाइम। तो पाकिस्तान के लोग खुद मान रहे हैं कि वो कैसे आतंकिस्तान में जी रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको सीधे रूस और यूक्रेन लिए चलते हैं। पुतिन का फाइनल प्लान तैयार हो गया है। पुतिन का फाइनल प्लान ये है, क्योंकि खबर ये मिल रही है कि पुतिन ने न्यूक्लियर हथियार तैनात कर दिए हैं, बाइडेन की टेंशन बढ़ा दी है। इसने अगली तस्वीर दिखाइए, ये ब्लैक सी जो आप देख रहे हैं, काला सागर। खबर यह है कि काला सागर में पुतिन ने परमाणु हथियार लगा दिए हैं। और पुतिन के निशाने पर कौन है, मैप देखिए जरा, पुतिन के निशाने पर कौन कौन है। सरफेस ग्राफिक्स बनाइए। पुतिन के निशाने पर न्यूयॉर्क, लंदन और कीव है। ये तीन शहर जो पुतिन के टारगेट पर है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए, पुतिन का फाइनल प्लान क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये काला सागर आप देख रहे हैं, काला सागर से ही जुड़ा पुतिन का प्लान। रूस यूक्रेन जंग में पुतिन के आक्रामक तेवर इस वक्त नजर आ रहे हैं। रूस ने काला सागर में परमाणु बम तैनात कर दिए। ये बहुत बड़ी खबर है। काला सागर में अगर परमाणु बम तैनात कर दिए गए हैं तो पुतिन के टारगेट पर यूरोप और अमेरिका हो सकते हैं। दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। रातों रात अमेरिका पहुंचे हैं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री। सोचिए, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री अमेरिका पहुंच गए। काला सागर में परमाणु बम की तैनाती से वो हैरान है। पश्चिमी देशों के साथ ब्रिटेन में तबाही मच सकती है और पुतिन अब जंग को और लंबा खींचना नहीं चाहते। पुतिन को लग रहा है अब डू और डाई, करो या मरो की स्थिति है। कीव से लेकर लंदन और न्यूयॉर्क भी निशाने पर है। ब्रिटेन के जासूसी विमान ने ये जानकारियां जुटाई हैं। क्रीमिया के तट तक पहुंचे थे ब्रिटेन के जासूसी विमान और 2 टाइफून फाइटर जेट भी काला सागर के करीब पहुंचे हैं। दुश्मन के सिग्नल पकड़ने में माहिर है ब्रिटिश जासूसी विमान और परमाणु बम तक को पहचान लेने में सक्षम है। इसी के बाद टेंशन में ब्रिटेन आ गया है और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री अमेरिका पहुंच गए हैं। और इतना ही नहीं, पुतिन ने बमबारी और ज्यादा तेज कर दी है। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। खैरसन में फायरिंग हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जो गोलीबारी हो रही है। खैरसन वो इलाका है जिस पर पुतिन ने कब्जा कर लिया। खैरसन वो इलाका है जिस पर पुतिन लगातार हमले कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। यूक्रेन में एक बिल्डिंग पर धमाका हुआ। ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये धमाका देखिए, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। जबरदस्त भीषण धमाका हुआ। ये आप तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बीती रात 3:26 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये रात के वक्त धमाका हुआ। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई है। भीषण ब्लास्ट था ये। पूरी इमारत तहस नहस हो गई। तो रात के वक्त, रात के अंधेरे में जब लोग सो रहे हो, उस दौरान धमाका किया जाता है कि लोग भाग भी ना सके। 3:26 पर बीती रात ये धमाका किया गया है। और आइए, इस बीच खबर यह है, पुतिन ने परमाणु हथियार डिप्लॉय कर दिए काला सागर में। खबर यह मिल रही है, लेकिन जानकारी है कि भारत को जैसे ही खबर मिली, भारत ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। भारत ने जो लोग यूक्रेन में मौजूद हैं उन्हें फौरन ये दिशा निर्देश दिए हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप लोग यूक्रेन छोड़ दीजिए। देखिए जरा भारत की एडवाइजरी क्या है। एडवाइजरी ये कह रही है कि यूक्रेन के हालात पर भारत की बहुत नजदीकी नजर बनी हुई है। भारतीय दूतावास ने यह एडवाइजरी जारी की है। छात्रों, नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा गया है। तुरंत यूक्रेन से बाहर निकल जाने की सलाह दी गई है। लोगों को यूक्रेन की यात्रा न करने की सलाह दी गई है। यूक्रेन में
बिगड़ती सुरक्षा स्थिति का हवाला दिया गया है। इस स्थिति में कहा गया है कि कहीं बाहर ना जाएं क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या कुछ वाकई बड़ा होने वाला है, इस बात का अंदाजा खुद ज़ेलेंस्की को है। ज़ेलेंस्की खुद समझ रहे हैं कि पुतिन अब बाकी दिन, ज्यादा दिन इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आखिर बड़ा क्या होगा, पुतिन क्या प्लान बना चुके हैं, क्योंकि पुतिन अब तक लगभग कई महीनों से युद्ध को लड़ रहे हैं, युद्ध झेल रहे हैं और उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है अपने देश में भी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त फुल एक्शन में है, एक्शन मोड में आ चुके हैं। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं और हमले बढ़ा दिए हैं। रूस कीव को सीधे निशाना बना रहे हैं पुतिन। रूस के कब्जे वाले 4 क्षेत्रों पर मार्शल लॉ लगा दिया है पुतिन ने। वो 4 क्षेत्र जिस पर पुतिन कब्जा कर चुके हैं, खरसन, ज़पोरिजिया, डोनेस्क और लुहान, इन चारों क्षेत्रों पर मार्शल लॉ लगा दिया है। क्षेत्रों के प्रमुखों को आपातकालीन शक्ति दे दी है, यानी इमरजेंसी पावर भी दे दी है इन लोगों को। 4 क्षेत्रों में मार्शल लॉ आज से ही लागू कर दिया गया है। इन इलाकों को खाली कराया गया है और मार्शल लॉ में सेना के हाथ में शासन व्यवस्था होता है, यानी सेना के पास पावर है किसी को मारने की, गोली चलाने की। 4 जगहों पर सेना का पूरी तरह से नियंत्रण हो जाएगा और रूस का पूर्ण कब्जा इन 4 जगहों पर नहीं है, इसीलिए सेना को पूरी पावर दे दी है। यूक्रेन की सेना यहां पर टक्कर दे रही है। अभी पुतिन के फैसले पर ज़ेलेंस्की भड़क गए। पुतिन के फैसले को अवैध करार दिया है ज़ेलेंस्की ने। आइए अब आपको सुनवाता हूं। पुतिन ने आज मार्शल लॉ लगाने के बाद अपने अधिकारियों से भी बातचीत की है। सुनिए जरा ज़ेलेंस्की और पुतिन क्या कह रहे हैं। Именно украинскими спецслужбами был организован взрыв на Крымском мосту. Нами пресечены теракты и в других регионах России, в том числе в местах массового пребывания людей, в отношении объектов транспорта, энергетики. Для того, щоб гарантувати повну безпеку українському небу. Ми вже маємо суттєві результати. Протягом місяця збито 233 шахеди і десятки ракет. तो आपने दोनों को सुना। ज़ेलेंस्की पीछे हट नहीं रहे और पुतिन हार मारने को तैयार नहीं है, इसलिए पुतिन ने तैयारी कर ली। किसी भी क्षण पुतिन कोई बहुत बड़ा स्टेप ले सकते हैं। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आज जी हां, आतंकिस्तान पाकिस्तान जो कि हर तरफ मुंह की खा रहा है दर्शकों, हर तरफ। अब खेल में भी, जी हां, स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में भी अब भारत ने बोल दिया है गेट आउट। भारत ने पाकिस्तान